देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा था और आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज चैप्टर को फिनिश कर देंगे और मंडे को लेंगे टेस्ट लेंगे। मंडे को आपको आज समझ लीजिए कि आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन तीनों चैप्टर का समराइज करके हम क्या करेंगे कि हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन ओनली फिजिक्स होगा, 1 घंटे में सॉल्व करना सबको। ठीक है, 5 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के, 5 क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर सेकंड के, 5 क्वेश्चन तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरे चैप्टर के। तो कुल मिला के तुम्हारे 15 क्वेश्चन हो गए और 15 के 15 क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन बोर्ड प्लस नीट ओरिएंटेड नहीं बनाया जाएगा, खाली बोर्ड ओरिएंटेड बनाया जाएगा। बोर्ड ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे पूरी की पूरी वो एनसीईआरटी से ही बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस 15 क्वेश्चन को क्या करना है कि सबसे पहले हमें सॉल्व करना है और देखते हैं मंडे के लिए। तो लोग हमारी जो मंडे की क्लास होगी, मंडे में हम क्लास नहीं लेंगे, मंडे में हम क्या करवाएंगे, टेस्ट कर 1 घंटे में टेस्ट और तुरंत चेक करके तुरंत कॉपी दे देंगे। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो हम लोग पढ़ लिए थे P=BI पढ़ लिए थे। ठीक है, P=BI। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कंजप्शन ये भी पढ़ लिए थे, H=BIT। ठीक है, H=BIT या B²/RT, या इसके कई सारे फॉर्म है, P=BI करके I²R के फॉर्म तक है। अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो है किरचॉफ लॉ। ठीक है, वाइट है क्या ये क्या है, किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ना है। और किरचॉफ लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये 3 नंबर में किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हर बार आता है। ठीक है, किरचॉफ लॉ के कितने रूल हैं, 2 रूल है। देखा था एनसीईआरटी की नहीं देखा था, किसने किताब खोल के देखा था, हमने कहा था पढ़ के आना। किरचॉफ लॉ के कितने रूल हैं, 2 रूल। किरचॉफ रूल का एक है किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ, क्या है, किरचॉफ, ठीक है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, जिसका हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, या इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, या इसी को एक और नाम से पॉइंट रूल भी कहते हैं। तो बस हमें इतना जानना है किरचॉफ के कितने रूल, 2 रूल। जंक्शन का मतलब सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? अच्छा, चारबाग जंक्शन है कि नहीं है? चारबाग जंक्शन है ना, रेलवे स्टेशन चारबाग। सिटी जंक्शन है? सिटी स्टेशन है, सिटी जंक्शन नहीं है। डालीगंज क्या है, जंक्शन है कि स्टेशन है, बताओ है? जंक्शन स्टेशन में तुम लोग कंफ्यूज हो, अभी डिफरेंस समझा रहे हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और बहुत सारी ट्रेनें वहां से चली जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। अब कोई हाल्ट, कोई जंक्शन नहीं होता। हाल्ट का मतलब हर 9 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे क्या होता है, एक हाल्ट होता है कि नहीं होता। अब मान लो तुम्हें कहाँ से, लखनऊ से बाराबंकी जाना है तो 3-4 हाल्ट तो तुम्हें पड़ जाएंगे। तो गोमती नगर कोई जंक्शन थोड़े ना है। ठीक है, बीच में तुम्हारा अल्लोर मल्लोर जो पड़ता है कोई जंक्शन थोड़े ना है। अब मान लो तुम्हें यहाँ से हरदोई जाना है तो कई छोटे छोटे क्या पड़ेंगे तुम्हें, हाल्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जंक्शन नहीं। जंक्शन का मतलब जहाँ से कोई ट्रेनें आती हैं, बहुत सारी जगह से कई सारी ट्रेनें आई, मतलब कई सारे पॉइंट से ट्रेन आई, कई सारे प्लेस से, और एक पॉइंट पे आके रुकी और फिर वहाँ से कई सारी लाइनें और निकल गई हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो कुछ इसी तरह से इनका रूल है। क्या है, किरचॉफ साहब का। किरचॉफ साहब ने ये बताया है कि हमारे इस जंक्शन रूल में या किरचॉफ फर्स्ट रूल में इन्होंने बताया है कि आने वाली जितनी भी करंट है, ठीक है, आने वाली जितनी भी करंट है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, जाने वाली करंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या इसी को कहेंगे टोटल करंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। मतलब आने वाली करंट ये, ठीक है, आने वाली करंट मतलब अगर इसको हमने क्या मान लिया, I1, I2 और I3, और जाने वाली करंट क्या है, I4, और ये क्या है, I5। तो इन्होंने क्या बताया, सम ऑफ टोटल करंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं, समेशन ही तो कहते हैं, सिग्मा ही कहते हैं। तो सम ऑफ टोटल करंट मतलब I क्या होगा, 0 होगा। इन्होंने ये बताया कहाँ पे, एट पॉइंट जंक्शन, इस जंक्शन पॉइंट पे,
ऐसा क्यों बताया? मतलब आने वाली करंट जो होगी, जो आने वाली करंट होगी, ठीक है, आने वाली करंट की नेचर कैसे होगी? पॉजिटिव। और जाने वाली की कैसे होगी? जाने वाली कैसे होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के टोटल क्या करेंगे? 0 ही तो करेगा। तो आने वाली जो करंट है वो क्या है? I1, ठीक है, और क्या है? I2, और फिर क्या है? प्लस I3। तो जाने वाली तुम्हारी करंट कितना है? I4, और कितना है? प्लस I5। ठीक है, क्या होगा? बराबर हो गया। तो या इसी को हम लोग ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर कितना? 0। ठीक है, पहला रहा है, इसी को किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस लॉ इज आल्सो नोन एज जंक्शन रूल। किस रूल से जानते हैं? जंक्शन रूल। या इसी को हम लोग कहते हैं करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज टू बी 0। मतलब किसी भी जंक्शन पर जहां सारे करंट मिलते हैं उसका सम क्या होगा? एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा जो है I1, I2, I3, I4, मतलब I1 करंट आ रहा है और I3 करंट आ रहा है, I4 जा रहा है, I2 जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आ गया तुम्हारा क्या आ गया है? 0। I1 प्लस I2, I3, जो करंट आएगा उसको क्या करेंगे? एक तरफ सम कर देंगे, जो करंट जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? एक तरफ कर देंगे। वही हमारा कहलाता है किरचॉफ का प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ। आराम से आराम 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 से। अब जितना करंट आता है उतना पूरा का पूरा करंट क्या हो रहा है? चला जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला लॉ सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस पहला लॉ के बाद किरचॉफ साहब का जो सेकंड लॉ है, उस सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, या उसी को हम लोग केबीएल के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ, इसको लूप रूल या वोल्टेज रूल के नाम से भी जानते हैं। ये लूप रूल ये बताता है कि अगर किसी भी लूप में उसका जो टोटल पोटेंशियल हुआ होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। टोटल पोटेंशियल क्या होगा? पहले लॉ में तुम्हारा टोटल करंट क्या बोल रहा है? किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट क्या होगा? 0। उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0। और लूप रूल या जो है वोल्टेज लॉ जो किरचॉफ का ये बोलता है कि जो टोटल यहाँ पे क्या रहा है? एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द क्लोज लूप इज टू बी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे जैसे हमने करंट क्या निकाला है? टोटल करंट किसी जंक्शन पॉइंट पे क्या निकाला है? 0। यहाँ याद रखना है जंक्शन और यहाँ याद रखना है लूप। क्या? लूप रूल। ठीक है, या इसी को कहता है किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल। ठीक है, केबीएल के नाम से। तो यहाँ पे समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये दोनों लॉ लिखने के लिए आपको 2 नंबर से 3 नंबर आपके बोर्ड में मिलते हैं। ठीक है, अब जहां जहां पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पोटेंशियल क्या चार्ज पर डिपेंड करता था? चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता था? कहाँ नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? पोटेंशियल जब निकालते थे किसी पॉइंट पे निकालते थे, B इज इक्वल टू क्या निकालते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस चार्ज होता था तो माइनस q/r² लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो पोटेंशियल चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता था कि नहीं करता था? अब यहाँ जब पोटेंशियल है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या करता है कि कई सारे चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। जब चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल को देखेंगे क्या क्या डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ तो देखो करंट में चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं होता, बट यहाँ पे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द किरचॉफ लॉ फॉलोइंग द कन्वेंशन टू द साइन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है द चेंज, ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, द चेंज इन पोटेंशियल ट्रैवर्सिंग ऑफ द रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट माइनस IR
while the opposite direction of the प्लस आई आर। अब देखो यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन यहां पे आर है। तो अगर करंट का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पे साइन के साथ क्या लेंगे, माइनस आई आर। और अगर यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, और अगर रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल का नेचर कैसा, नेगेटिव है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, आई आर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। देखो कहने का मतलब क्या है कि करंट और पोटेंशियल ये हमारे क्या चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। तो चार्ज के नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहीं पे आ जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कब पोटेंशियल के बराबर होता था, जब सर्किट कैसी होती थी, ओपन होती थी, खुली हुई होती थी। डिस्चार्ज, जो चार्ज पढ़ाया था, पता है कि नहीं बताया था, जब चार्ज हुआ करता था तो रिलेशन क्या था, B इक्वल टू ई माइनस ई आर, ठीक है, स्मॉल ई माइनस ई आर, ठीक है। और जब चार्ज हुआ करती थी तो बीच में माइनस की जगह क्या हुआ करता था, प्लस। और ईएमएफ और पोटेंशियल में रिलेशन जब ओपन सर्किट हुआ करता था तो क्या था, B इक्वल टू ई, यही तो था, याद है कि नहीं याद है, तो B इक्वल टू ई। तो यहां पे कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल ट्रांसवर्सिंग ईएमएफ सोर्स फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो ईएमएफ कैसा लिया जाएगा हमारा, प्लस। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इसके अपोज में आ रहे हैं तो नेचर कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये जो ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि चार्ज के डायरेक्शन को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन में तुम्हारे मैग्नीट्यूड के साथ तुम्हारा क्या पूछ लिया जाएगा, डायरेक्शन भी पूछ लिया जाएगा। मैग्नीट्यूड के साथ तुम्हारा डायरेक्शन, जैसे हम डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे तो डाइपोल मोमेंट पे चार्ज का इंपॉर्टेंट रोल था कि नहीं था, तो डाइपोल मोमेंट में भी हमें क्या पूछ लिया जाता था कि चार्ज की हमें क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा ये हम Q इक्वल टू सी बी पढ़े हैं, Q इक्वल टू सी बी, तो बताओ Q इक्वल टू जब सी बी यहाँ पढ़ते हैं तो B का मतलब पोटेंशियल आया, तो पोटेंशियल जब यहाँ है तो पोटेंशियल का यहाँ पे क्या किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल का चार्ज से रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे Q इक्वल टू सी बी पढ़ के आए कैपेसिटर में कि नहीं पढ़ के आए। तो यहाँ पे कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल ट्रैवर्सिंग द कैपेसिटर फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो कैसा होगा, प्लस क्यू बाई सी। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे तो कितना होगा, माइनस क्यू बाई सी। तो ये दोनों तीनों चीजें कुछ हमें क्या करनी है, जहां जहां पोटेंशियल होगा वहां हमें पोटेंशियल और चार्ज के रिलेशन को बहुत ध्यान से हमें देख के क्या करना है, मेंटेन करना है, नहीं उसके नेचर पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, चार्ज के नेचर पे। अब जैसे यहाँ इंडक्टेंस अभी नहीं पढ़े हुए हैं, ये एल क्या है, इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस अभी नहीं, अभी हम पावर भी नहीं पढ़े हुए हैं, अभी हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पढ़े हुए हैं। जैसे एक ट्रिक हमने बताया था पीसीएलआर बताया था कि नहीं बताया था, जैसे हमने बताया था रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, तो एल आर, तो जिस तरह से रेजिस्टेंस आपका सीरीज में जुड़ता है उसी तरह से आपका इंडक्टर भी जुड़ता है। तो अभी इंडक्टर नहीं पढ़े हुए तो इंडक्टर के बारे में अभी यहाँ पे छोड़ देंगे, बस यहाँ पे ये देख लेंगे कि जब पोटेंशियल, जो पोल वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, इंडक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, वाइल द अपोजिट डायरेक्शन जब होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस एल डी आई बाई डी टी होता है। ये जब आगे आएगा तो उसमें करवाएंगे। अब आगे इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कई सारे सिस्टम हैं। एक तुम्हें पढ़ना है व्हीट स्टैन, दूसरा पढ़ना है मीटर ब्रिज, और उसके बाद तुम्हारा पोटेंशियोमीटर, ये सब सारी चीजें, ठीक है। व्हीट स्टैन ब्रिज किसी ने पढ़ा है इससे पहले? देखो व्हीट स्टैन ब्रिज जो होता है इसमें कितने रेजिस्टेंस होना कंपलसरी है, 4। कितने रेजिस्टेंस, 4। जब तक कि 4 रेजिस्टेंस नहीं होंगे ये व्हीट स्टैन ब्रिज तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। और इस 4 रेजिस्टेंस के साथ तुम्हारा क्या जुड़ा होना चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा चारों रेजिस्टेंस है, इस चारों रेजिस्टेंस को जो हम इस तरह से कुछ डायग्राम बना के इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे जब हम बना के जोड़ते हैं तो अब अगर हम इसको नाम दे दे रहे हैं P Q R S इस रेजिस्टेंस का। अब बताओ यहां से जब करंट की सप्लाई होगी तो ये पूरे सर्किट में जाएगा नहीं, अभी इसमें क्या कमी पड़ी रही है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, बीच में जोड़ेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे,
एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर में जो करंट आता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? IG से, ठीक है। तो यहां पे IG, अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तब कंडीशन क्या है, और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 नहीं है तब कंडीशन क्या है? गैल्वेनोमीटर में अगर करंट 0 हो रहा, मतलब अगर ये यहां से, ये बताओ ये जंक्शन है हमारा कि नहीं है? जंक्शन है कि नहीं है? ये जब जंक्शन है तो यहां से जो करंट हमारा आई जाएगा, इसमें करंट का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये यहां से फिर यहां पे जंक्शन पॉइंट आ गया। जब यहां पे जंक्शन पॉइंट आएगा इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर से करंट आएगा, और कुछ करंट कहां से जाएगा? यहां जाएगा। फिर ये जंक्शन पॉइंट है, कुछ करंट कहां आएगा? इधर आएगा। कुछ करंट कहां आएगा? इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे यही कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या देखते हैं, जब गैल्वेनोमीटर में व्हेन गैल्वेनोमीटर में जो करंट क्या होगा, मतलब IG गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगा तो बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? P, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? Q। तो P/Q का जो रेजिस्टेंस है वो R/S के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम्हें पता है कि जब यहां जंक्शन है तो करंट क्या होगा? अलग अलग होगा। अब लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द आयन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। पहली बात तो कितने रेजिस्टेंस की जरूरत है? 4 रेजिस्टेंस की जरूरत है। which can be used to measure one of the resistance in the term of other resistance. The bridge is set to the balance when the deflection of the galvanometer current is 0। मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होना चाहिए? 0। मतलब इनसे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो P/Q ये इक्वल नहीं होगा। तो जब P/Q का रेशियो R/S के रेशियो को क्या है? इक्वल है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन, या उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है? 0। ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए गैल्वेनोमीटर में करंट 0 करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देखो इसके आर्म को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब जो P/Q लिखा हुआ है इसका और इससे, इसका और इससे, तो हम ये भी कर सकते हैं P/R = Q/S। अच्छा, ये करने पे क्या डिफरेंट आएगा? सपोज दैट हमने क्या कर दिया कि P/Q P/R, ठीक है, हमने यहां पे क्या कर दिया? P/R, तो यहां पे किया P/R और यहां पे कितना हो जाएगा? Q/S। ठीक है, तो ये देखो इसका इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको पता है, तो इसको कहां कर देंगे? यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा P/Q = क्या होगा? R/S। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करके भी करेंगे, कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0, इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम द D to B। D to B का मतलब क्या है? यहाँ पे जब हम नंबर यहाँ ABCD नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ ये क्या है? A है, ये क्या है? B है, और ये क्या है? C है, और ये क्या है? D है। अब यहाँ पे करंट क्या है? I1 है, और इसमें कितना है? I2 है, और ये कितना मान लो? I3 है, और ये कितना है? I4 है। देखो जब ये बैलेंस कंडीशन था तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर आया, और ये इधर गया, और ये इधर आया, और ये इधर गया। लेकिन अगर ये गैल्वेनोमीटर अगर हमारा बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? D to B। D to B का मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या हो जाने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो कनेक्शन जब उसको हम दे देंगे, कनेक्शन करंट 0 होने का मतलब क्या है? यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट हम क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं, मतलब हम करंट दे ही नहीं रहे हैं।
ठीक है। तो जब करंट नहीं देंगे तो ये जो बनेगा रिलेशन बनेगा PS ग्रेटर देन क्या बनेगा, RQ बनेगा। ठीक है, बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब आगे आते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में, आगे आते हैं मीटर ब्रिज में। देखो मीटर ब्रिज भी इसी से मिलता जुलता कुछ है, गैल्वेनोमीटर से क्या है, मिलता जुलता तुम्हारा क्या। अब देखो यहाँ पे इन केस ऑफ द मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस वायर AC कितना हमने 100 सेंटीमीटर एक लॉन्ग हमने क्या ले लिया, एक वायर ले लिया। वायरिंग द पोजीशन ऑफ द टैपिंग पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है वहां पे हमने क्या कर दिया, यहां तक इसको हमने क्या कर दिया, टैप कर दिया। ब्रिज इज द बैलेंस इफ द बैलेंस पोजीशन ब्रिज AB इज इक्वल टू L। देखो AB की लेंथ हमने क्या ले लिया, L। देखो यहाँ पे जैसे ये वाला है R और ये क्या है P और यहाँ पे क्या है S और यहाँ पे क्या है Q, कुछ इसी तरीके से है कि नहीं है। देखो यहाँ पे PQRST है कि नहीं है। तो जब हम इसी को ऐसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ AB इज इक्वल टू कितना है, L ले लिया और BC इज इक्वल टू कितना 100 माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे जिस तरीके से हमने क्या किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंसिंग कंडीशन में किया था, जब इसको भी हम बैलेंसिंग कंडीशन करेंगे तो P/Q का मतलब देखो ये वाला अपॉन ये वाला, ठीक है। P/Q अपॉन कितना हो जाएगा, R अपॉन S, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है तुम्हारा, शंट लगा हुआ है, ठीक है। तो R/, क्या हो जाएगा S, जब R/S को करेंगे तो P/Q इज इक्वल टू R/S। अब यहाँ पे जो तुम्हारा S इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है P/Q इज इक्वल टू R/S, लेकिन यहाँ पे S इज इक्वल टू 100 माइनस L। तो यहाँ पे देखो P, ये जो P लिखा हुआ, P की वैल्यू कितनी, ये AB है तो तुम्हारा कितना है ये 100, ठीक है। और यहाँ तुम्हें क्या निकालना है, S इज इक्वल टू, तो S इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, Q मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन कितना P, यही तो होगा। तो यहाँ पे शंट अगर निकालना है S इज इक्वल टू, तो तुम्हारा Q कितना है, Q का मतलब कितना है, ये BC कितना है, BC, और BC कितना है 100 माइनस L। तो क्या लिखेंगे 100 माइनस L, और उसके बाद R तुम्हारा ये है, और P जो तुम्हारी कितनी है वो क्या है L, कितना हो जाएगा L। तो ये S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R अपॉन कितना हो जाएगा L, ठीक है। तो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर। क्या आता है, पोटेंशियोमीटर। कहाँ पे की, अब की जो है अगर उसमें जुड़ा रहेगा तभी तो करंट फ्लो होगा, की अगर ओपन रहेगा तो कहाँ होगा, ठीक है। की अब की इसमें समझाने की वाली कोई बात थोड़े ना है, LKG UKG में तुम लोग थोड़े ना हो। अब देखो आगे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेनली यूज होता है मेजर करने के लिए EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन अ सेल। किसी भी सेल में जब कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग अलग सेल में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। एंड कंपेयर द EMF ऑफ द सेल, इट इज आल्सो यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। तो यहां से ये समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर का जो यूज है वो खाली दो चीज के लिए है। किस किस चीज के लिए, एक तो EMF को मेजरमेंट करने के लिए, और दूसरा किसी भी सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, कैपिटल R से लिखते हैं। अब एक चीज आता है इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, बस देखो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट जब हम निकालेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये जो तुम्हारा लिया हुआ एक प्राइमरी सर्किट है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। जब प्राइमरी सेल और जो सेकेंडरी सेल है इन दोनों सर्किटों में क्या है, एक हमारा लगा हुआ है रियोस्टेट। क्या लगा हुआ है, रियोस्टेट। और ये हमारा क्या है, की है। और यहाँ पर हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और क्या है, EMF है। इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF एक साथ है। तो ये वाली जो सर्किट हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है ये पूरी हमारी क्या होती है, प्राइमरी सर्किट। और ये वाली जो सर्किट हमारी कंप्लीट होती है हमारी क्या होती है, सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट जो कनेक्ट होती है वो किससे, एक जॉकी से कनेक्ट होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से। देखो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर ये जॉकी से, ये प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट से कनेक्ट होती है।
और इसमें सेकेंडरी सर्किट का जो ईएमएफ है क्या है, ई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस फॉल इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का कितना लैकिंग हो रहा, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब किसी भी वायर की जो लेंथ होती है पर यूनिट पोटेंशियल कितना जो लैक होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे लेंथ इस वायर की क्या है, एल है, और इसमें जाने वाली पोटेंशियल क्या है, बी है, तो इसमें कितना पोटेंशियल का लैक हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहाँ से डिनोट किससे किया गया है, एक्स से, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बाई एल। अब बताओ यहाँ पे एल क्या है, लेंथ है किसकी, वायर की लेंथ है, और बी क्या है, पोटेंशियल है। जब बी यहाँ पोटेंशियल है तो अब बी की जहाँ जहाँ जो भी वैल्यू निकल के आई है क्या इस पर हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अरे बी इज इक्वल टू आई आर। अब जो जहाँ जहाँ यहाँ निकल के आई है तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे आई आर लगा के रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इंटरनल करंट इसमें जा रहा है, इंटरनल करंट ई अपॉन आर प्लस आर एच प्लस आर, तो ये जो आर है ये तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो आर एच है तुम्हारा क्या है, रियोस्टेट है, क्या है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सीधे हमें याद रखना बी बाई एल, पर यूनिट जो लेंथ होती है, जो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, लैक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हमें सीधा याद रखना बी इज इक्वल टू एक्स बाई बी, एक्स इज इक्वल टू बी बाई एल। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी बाई एल है। अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू आई आर हमने लगाया, अब उसके कई सारे फॉर्म, अब रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ का रिलेशन यहाँ से लगा दिया। देखो वही चीज़ है कि अगर आपको पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एल। अब इसी का अलग अलग फॉर्म, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मेन फॉर्म है, लेकिन हमें पता है बी इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर अपॉन एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो आर और एल का रिलेशन कहीं हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था रो इज इक्वल, नहीं क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा था। अब बताओ इसको आर बाई एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, आर बाई एल इज इक्वल टू रो अपॉन ए। तो वही है कि अगर आपको तरीका पता है तो इसको जितने भी फॉर्म होते हैं उतने फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। बट आपका ये पता होना चाहिए यहाँ पोटेंशियल बी है कि यहाँ बी को हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं वेलोसिटी को बी और पोटेंशियल को भी वी से डिनोट करते हैं, तो दोनों हम लिखते चले जाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो जितने भी फॉर्म होते हैं उसके उतने भी फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल मीटर का कुछ एप्लीकेशन है, तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। अभी उसमें कहा है हमने ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके 2-3 एप्लीकेशन है। इनिशियली सेकेंडरी सर्किट ऑफ द की डेस रिमेन ओपन, द बैलेंसिंग L1 इज द ऑब्टेन। देखो वो उसमें, अच्छा चलो इसमें देखो, पहले वाले सर्किट और दूसरे वाले सर्किट का लेंथ अलग अलग है, तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, L1 और L2 मान लिया है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे सपोज दैट इसी में हमने क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा x इज इक्वल टू बी बाई कितना होता है, L। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल टू बी बाई 1, तो अलग अलग सर्किट है मतलब, तो अलग अलग के लिए पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मानेंगे, b बाई L1। ऐसे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल b1 तो कितना हो जाएगा, b2 बाई L2, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सेम कर देंगे, तो दोनों का जब पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम हो जाएगा तो कितना होगा, b1 अपॉन L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b2 अपॉन L2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये सब तो कर चुके हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है कंपेरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। जब कोई दो सेल है तो दो सेल में जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का जब कंपेरिजन करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जब दो सेल है, दोनों सेल के लिए, अब हमने एक सेल के लिए L1 और दूसरे सेल के लिए हमने क्या माना, L2, बैलेंसिंग दी लेंथ। दोनों सेल की लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, और दोनों सेल का EMF क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब EMF देखेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट और EMF में हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो x L1 का मतलब जो जब यहाँ पे की ओपन है तो हमने बताया था पोटेंशियल EMF क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसको मिटाएं, पोटेंशियल EMF के क्या होगी, इक्वल होगी।
देखो जब की ओपन है, ठीक है, व्हेन की इज ओपन, की इज ओपन, तो यहाँ पे ईएमएफ जो होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले जो लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू बी बाई कितना होगा, L होगा। तो यहाँ पे जब हम ईएमएफ के लिए हमने क्या किया, जब एक ओपन है तो ओपन करने के लिए क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b के जगह क्या लिखेंगे, E बाई L लिख सकते हैं। अब पहले वाले की लेंथ कितनी है, L1 है, तो L1 लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होगी, बट दो सेल हैं तो दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो दोनों की ईएमएफ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ईएमएफ क्या है, पहले वाले के लिए ईएमएफ हमने क्या मान लिया, E1। तो यहाँ जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, XL1, यही तो आएगा। तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है XL1, और E2 के लिए कितना लिखा हुआ, XL2, यही तो लिखा हुआ। अब ऐसे हम E2 दूसरे वाले सेल के लिए करेंगे तो कितना आएगा, XL2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना है, 2 है, जब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो बताओ x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कुछ आएगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो ये इससे पहले अभी यहीं पे तो बताया हमने, क्या बताया है, इससे पहले यही तो बताया है कि B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर पोटेंशियल के फॉर्म में है तो पोटेंशियल के फॉर्म में लेंथ से हम रिलेशन ये निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ईएमएफ के फॉर्म में है तो रिलेशन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 अपॉन L2 रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसमें जब आगे आते हैं, जब यहां पे कह रहा है कि पहले वाले सेल में, पहले वाले बैलेंसिंग सेल में जब देखते हैं तो वहां पे जो लेंथ जो है अगर इंक्रीज है तो हमारा ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज। तो E1 ग्रेटर देन E2 इज बोथ आर कनेक्टिंग इन सीरीज। जब दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों सेल को जब हम सीरीज में करेंगे तो E1 मतलब पहले वाले की ईएमएफ क्या होगी, दूसरे वाले से क्या होगी, ज़्यादा। E1 ग्रेटर देन E2, तो यहाँ पे क्या, बैलेंसिंग लेंथ इन द सेल ऑफ द असिस्ट ईच अदर ऑफ द L2 अपोजिट ईच अदर। जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, ये किस में ऐड है, सीरीज में। जब सीरीज में ऐड है तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो E1 प्लस E2 ऐड होगा कि नहीं होगा। तो E1 प्लस E2 जब ऐड होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, XL। तो यहाँ पे रिलेशन हम निकालेंगे तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, ठीक है। फिर क्या यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एक इक्वेशन आएगा तुम्हारा ये, और दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या आएगा, ये। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऊपर कितना आएगा, E1 प्लस E2, और नीचे कितना आएगा, E1 माइनस E2। अब बताओ x से x कट जाएगा तो L1 अपान कितना आ जाएगा, L2, L1 अपान L2, ठीक है। तो यहाँ तक मेनली हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि ईएमएफ में और लेंथ ऑफ वायर में हमारा क्या रिलेशन है, E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। और सीधे हमें क्या याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B बाई L, ठीक है। यहाँ से जो तुम्हारा है, यहाँ से तुम्हारा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें तुम्हारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ तुम्हारे दिए हुए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तुम लोगों को क्या करना है कि करना है, जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, सॉल्व क्वेश्चन है। तो सॉल्व क्वेश्चन को यहाँ पे किसी को करवाया नहीं जाएगा, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर उसमें किसी को दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा तो कर सकता है, ठीक है। चलो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम करवाते हैं, थोड़ा इसको पॉज करो और हम उसको खोल लें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को।